हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप फॉलो मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये 2017 का है। अब इसके बाद से देखिए, इस समय पेपर आपका पढ़ने वाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, ठीक है ना। इसी मंथ में शुरू हो रहा है, नवंबर में शुरू हो रहा है एग्जाम। और जानते क्या करेंगे, देखिए पेपर तो ये सॉल्व करवाते रहे। पेपर आप देख लिए, कल भी सॉल्व करवाते, आज भी सॉल्व करवा दे, तो पेपर आप तो देख लिए। अब इसके बाद से जो प्रीवियस ईयर पेपर के सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कुछ जो बहुत आसान टाइप के होंगे, सरलीकरण में होंगे या कुछ और बेहद आसान टाइप के सवाल होंगे, उनको छोड़ देंगे। बाकी क्वेश्चन का हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे ताकि आप एक साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए और ये देख पाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उससे जितने बन सकने वाले प्रश्न होंगे उसको भी बताया जाता है, आपको तो पता ही है, ठीक है ना। तो चलिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयार हो जाए, मैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। चलिए आप लोग भी शुरू करिए और आप भी शुरू कर। देखिए पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जल्दी से देगा उसको जल्दी से लगा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन जरा देखिए क्या करा, एक्स और वाई सम संख्या निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या होगी। ऐसे सवाल में क्या करना भाई, कोई भी एक्स और वाई का, जब वो कह रहा कि कोई भी सम संख्या की बात कर रहा है, स्पेशल तो बात किया नहीं है, तो कोई भी रख लो, यानी एक्स का वैल्यू दूर रख लो, वाई का वैल्यू दूर रख लो, है ना। इसका वैल्यू दूर रख लो और वाई का वैल्यू दूर रख लो, ऑप्शन से खेल जाओ, है ना। आंसर आ गया होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। क्यों, जरा देखो, 2 गुणे 2 प्लस 1 छोड़ कितना आएगा 5, यही ना। दूसरे ऑप्शन में देखो कितना आएगा, 2 2 2 4 और 2 दूना 4 कितना आएगा, ये नहीं हो सकता है, तो सम है। तीसरे में देखो 2 2 4 2 6 आ रहा है, ये सम है। 3 दूना 6 2 8, यही ना, ये भी सम है, ये एक भी सम है, यानी आंसर क्या होगा, इसका आंसर 5 है, अर्थात एक्स वाई प्लस 1, है ना। ये तो देख करके मारे वाला फॉल हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, ये सवाल कई बार पूछा है और दिल्ली पुलिस में ही नहीं, ये रेलवे का भी क्वेश्चन है। ये रेलवे ग्रुप डी इस बार जो पेपर हुआ है उसमें भी क्वेश्चन था। इसमें पूछा 1 कितनी बार आता है, उसमें पूछा था 2 कितनी बार आता है, ठीक है ना। बात वही है। देखो एक चीज बताते हैं, क्या कहा, प्रथम 100 पूर्ण नंबरों में कितनी बार एक अंक आता है। सबसे पहले आपको पता होगा कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक कितने होते हैं बताओ, कुल अंक कितने होते हैं भैया। संख्याओं की संख्या तो अनंत है, अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। कुल कितने अंक होते हैं, 10। हम अंक की बात कर रहे हैं, संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। और 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के जो 0 है वो जानते हो कितनी बार आता है, 11 बार आता है। कितनी बार आता है, बाकी सभी संख्या, सभी अंक, बाकी सभी अंक कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, तो याद करने वाला क्वेश्चन हो गया ना ये तो जीके जीएस का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आएगा देख करके मार देना है कि काउंट करने बैठोगे, काउंट करने बैठोगे तो फिर समय लग जाएगा, और समय ही तो नहीं है, कहाँ नहीं है समय, यहाँ तो है, परीक्षा हाल में नहीं है ना। तो याद कर लेना 0 कितनी बार आता है, 11, और बाकी सब यार यानी 1 2 3 4 5 9 तक कितनी बार आते हैं। अर्थात क्या पूछ रहा भैया, 1 कितनी बार आते, कितनी बार आएगा, 20 बार। इसका आंसर हो गया, है ना। बाकी नोट करके लिख लेना। और अंक कितने होते हैं, 10। कितने अंक, 10। हाँ, संख्या तो अनंत है, संख्याओं का और छोर नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। देखो ये भी कैलकुलेशन का सवाल होगा, हाँ हुआ ना। कह रहा है 10.7 का वर्ग। लेकिन पिछला बार जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, सुनो इधर, जो पिछला बार पेपर हुआ था उसका लेवल ठीक था, ठीक ना। हाँ, जैसे कि इस बार एसएससीजीडी का जो पेपर हुआ है मैथ का पेपर, उसका लेवल कोई विशेष नहीं था, लेकिन उसके पहले वाला एसएससीजीडी का पेपर बहुत अच्छा लेवल का था। तो ऐसे जनरली होता है एग्जाम में, कभी पेपर को लेवल हाई कर दिया जाएगा, कभी थोड़ा पेपर, लेकिन अगर कोई लेवल हाई होगा तो कोई जरूर इजी होगा, कोई इजी होगा तो कोई दूसरा हाई होगा। लेकिन वो पेपर को कंबाइन जब चारों सेक्शन बनते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक और जीएस में से, तो वो इस तरीके से एडजस्ट किए जाते हैं ताकि एवरेज पेपर बन पाए, ठीक ना। इसी वजह से सब विषयों को जानना बहुत अच्छे से जरूरी है, सभी विषयों को, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन कैलकुलेशन का सवाल हो गया। इसी वजह से बोला ना अभी भी कि अब क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप, अब जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कैसे तुम निकाल पाओगे, ये बता दो। सच्चाई तो यही है, फिर नहीं निकलेगा, है ना।
अगर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी भी समझाना पड़ा तो नहीं निकलेगा। इसका आंसर आ गया होगा 0.7 का वर्ग क्या हो जाएगा 0.49 और 0.07 का वर्ग 0.0049। भाई बोलो ये ना होगा 4 9 इसमें कौन सा दिक्कत है? हाँ चलो अब आया पेपर में तो साल भी करा दे रहे हैं। अगला कह 2000 के धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या बताओ। ऐसा सवाल बताते हैं, फिर से बता देते हैं धनात्मक गुणनखंड की संख्या क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, उस 2000 को गुणनखंड करो। तो क्या लिख सकते हो इसको 2 गुणे 10 घाते 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ जी। और इसको लिख सकते हो 2 गुणे 10 और छोटा अभाज्य में चेंज करो। अभाज्य मतलब कौन कौन संख्याएं होती हैं 2 3 5 7 है ना, बताए भी होंगे। 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 25 है। कितनी है 1 से लेकर 50 तक कितनी है 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से लेकर 100 तक कुल कितनी है 10 अभाज्य संख्याएं हैं। सब तो बताया गया ना, कोई दिक्कत? हाँ इनका योग भी बताए 1060 होता है। इनका योग कितना होता है 1 से लेकर 50 तक कितना होता है 328 लेके 332 है 332। इसका होता है 728। जो जोड़ने पर आ रहा ना 8 2 10 3 2 5 1 6 7 3 10। ठीक है, अब ये ध्यान देना, अगर इसी औसत की बात कर दे रहे थे 1060/25 कर दो 332/15 कर दो 728/10 कर दोगे औसत आ जाएगा है ना। ये संख्या पूछी जाती हैं। पूछे था अगर प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, कितना होता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का? नहीं जानते हो? पता है? नोट कर लेना है 129 होता है। कितना होता है? और तुम्हें खास बात बताता है जो 10वीं संख्या होती है ना वो होती है 29। कौन सी होती है? तो अगर वही बात किया जाए तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का कितना योग हो जाएगा? जाहिर सी बात 29 निकाल दो इसमें से कितना हो जाएगा 100। 1 से लेकर 200 तक कई बार बता चुके कितनी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं 46। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होती है सबकी सब क्या होती है भैया विषम होती है। यही ना, यानी क्वेश्चन करता है कि 1 से लेकर 200 तक कुल कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें से कम हो जाएगा ना। रेलवे ग्रुप डी में पूछा था। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है 101 होती है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होती है 97 होती है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा पता होना चाहिए। पता होता है तो चीजें आंसर जल्दी आ जाता है। इसका औसत पूछ देता है 129/10 कर दो 12.9 हो जाएगा। इसका औसत पूछ देगा 100/9 कर दो 11 से 1/9 हो जाएगा जी। अब ये अभाज्य संख्याओं के लिए बस इतना सारी बात बता दी है, इसको नोट कर लेना क्योंकि सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। जब बात अभाज्य संख्याओं के आ गई तो पता नहीं क्या पूछ दे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 5/3 तो 2 गुणे अब अलग अलग कर दो क्या हो जाएगा 2/3 गुणे 5 पर हो जाएगा। ये 2 पर कितना घात हो जाएगा 4 गुणे 5 पर 3 है और 1 है 4 हो जाएगा। हाँ बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा? अब देखो जब इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं, इसके कुल गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो जो इसका घात है उसको उठा लो उसमें 1 जोड़ दो हमेशा, फिर अगले का घात उठाओ और 1 जोड़ दो और इन लोगों का क्या कर दो, यानी जितने भी रहते हैं सभी के घातों को क्या करते उठाते और एक क्या कर देते उसमें जोड़ देते और उनका गुणा करते चले जाते हैं। वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 4 1 3 1 5 चौके। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ चलो ठीक है ना जी। चलो अगले फल को देखा जाए। हाँ ऐसे बातें नोट भी कर देना साथ में। अगले सवाल को लगा ये वाला विषय देखो कल ही जैसा अभी बताए थे। हाँ कल ऐसा सॉल्व प्रैक्टिस करवाए ना जी। बताओ इसका आंसर। हाँ पता क्या है 27/3 + 23/3 ये ना जी। हाँ जी फार्मूला बताते a³ + b³ बराबर क्या होता है a + b एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में a² + इधर गुणा कर अगर इधर इसको भेज दो तो क्या करेगा ये तो क्या हो जाएगा a² + b² - a + b b नहीं a +
यही ना, कोई दिक्कत पता नहीं। अच्छा अब बात करा जाए, यानी इसी तरीके से तो सवाल दे रखा है ना भाई, जो दे रखा है 27 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब प्लस 27 का स्क्वायर माइनस 27 गुणा 23, इसको इधर कर दिए हैं, बात हो हुआ जी। फिर बी का स्क्वायर, इसी को क्या लिख सकते हो 27 प्लस 23 इक्वल टू कितना 50। अब ये सब सवाल देख करके लगाने वाले हुए, हाँ, और इसका डिटेलिंग भी समझाए थे जी, हाँ, इफाल कैसे भी पूछा जा सकता है। देखा जाएगा क्वेश्चन, ए और बी के रुपए का अनुपात 9:5 है। यदि ए 10 रुपया बी को देता है तो यह अनुपात 1:1 हो जाता है। तो ए तथा बी के पास शुरू में क्रमशः कितने रुपए थे, जरा इसका आंसर बताओ। इन्हीं सब सवालों में कहता है कि तुम लोग एक गलती भी करते हो। देखो सवाल को लगाने बैठ गए हो कि जाहिर सी बात है, हाँ? जरा एक बात बताओ, अगर ये सवाल आया है कह रहा ना पहले उसके पास कितना रुपए का अनुपात है 9:5 और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए और बी के पास शुरू में कर रहा कितने रुपए थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार बताओ, जब उसके पास 9:5 के अनुपात में थे तो सबसे पहले ऑप्शन में तो देख लेना चाहिए एक बार को। कई बार बता चुके होंगे कि सवाल को देखते वक्त एक बार जरूर ऑप्शन कृपया देख लिया करें, है ना। तो 9:5 के अनुपात में कौन वाला है, मात्र पहला ऑप्शन है जो 9:5 के अनुपात में है। बोलो 45 और 25 का अनुपात कितना होगा, 35 और 25 का क्या हो जाएगा 7 और 5। हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, वो नहीं हो सकता है। 60 और 50 कितना अनुपात है, 6 और 5 है 5। 70 और 45 कितना है 14 अनुपात है 9, यही ना। अब एक बार बताओ कि ये सवाल तो देख करके आंसर करने वाला हुआ, लेकिन तुम लोग ऑप्शन नहीं देखते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। और कई बार बता चुके हैं कि क्वेश्चन को लगाने के बाद फिर जब क्वेश्चन पेपर प्ले करो तो जरूर ऑप्शन देख लिया करो, क्या पता वहां से अपना कुछ काम, तो यहाँ पर काम बन गया ना, नहीं काम बनता तो तुम बेसिक से लगा सकते थे, तो अब इसी बता देते। कह ए और बी के पास कितने रुपए हैं 9:5 के पास में, यानी ये 9x हो जाएगा कि ना हो जाएगा 5x। क्या बोला, ए 10 रुपया बी को देता है, जो 9x है ये जब बी को देगा तो 10 रुपया देगा तो कम ना हो जाएगा इसका। अब बी के पास क्या हो जाएगा 10 रुपया बढ़ जाएगा, इसका 10 कम होगा, इसका 10 बढ़ेगा ना। और ये अनुपात क्या कर रहा है 1:1 के अनुपात में हो जाए, यानी बराबर हो जाए पैसा ले दे करके। उसके कहने का साफ सा मतलब यही है। तो ये उधर जाएगा इधर जाए तो क्या हो जाएगा 9x - 10 बराबर 5x + 10। इसको इधर पे दो, इसको उधर पे दो, तो 5 इधर आएगा माइनस हो जाएगा ना। 4x बराबर 20, तो x बराबर 5, तो x बराबर 5 तो कितना आ जाएगा ये 45। और ये कितना आ जाएगा, अब बता। वही बोला ना ऑप्शन से देखो वही आएगा। मेरा शुरुआत में कितना रुपए का पाता ही ना आएगा, कोई दिक्कत। अभी बेसिक मेथड हुआ, सवाल को देख करके भी लगा सकते थे, हाँ हाँ। तो कृपया जब पेपर देने जाए तो अपनी आंख कान खोल करके, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन हम अपने ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, फिर 2017 का 2017 से लेकर के इधर का पेपर सॉल्व करवा दे तब तक, है ना। अगला देखो, ऐसे सवालों में फिर तुम लोग कुछ बता रहे हैं, पहले बता देना, तुम लोग लगते हो पूरा लगाने। एक बार बताओ, ये पूरी की पूरी संख्या दे रखी है, इनका औसत कर 52 है, सबके इकाई अंक अलग है, तो मात्र इकाई से खेल लो ना, आंसर तुम्हारे आ जाएंगे। ऑप्शन में देखो सबके इकाई अंक बराबर है, बस तीसरा चौथा का सेम है, यही है ना। तो कोई बात नहीं भैया, एक जगह का सेम अगर नहीं ऐसा काम बनेगा तो हम अपना बेसिक में तो लगा ही में करेंगे। बाकी तो अपने को पता ही है कि औसत बराबर क्या होता है, बस ये तो अपने को पता है। तो औसत कितना है 52 है, संख्याएं कितनी है 3 3 6 संख्याएं हैं, और योग सभी का कितना है, यही कर दोगे ना, कितना 53 लिखा था, 43 प्लस 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 प्लस, है ना। अब वही हम बोले हैं, अभी इकाई से खेलने का मतलब क्या होगा कि पहले अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो तुम्हें पता है कि औसत और संख्या का गुणा करने पर योग आता है, हाँ। तो इसका 6 × 12 इकाई कितना आएगा 2 आएगा।
इसका इकाई देखो 3 1 4 8 12 के इकाई 2 2 7 9 9 इकाई क्या है? जब तुम 2 में से 8 घटाओगे तो घटेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है 2 अपने बगल वाले से, क्योंकि इसके बगल में तो है ही सब, तो अपने बगल वाले सुधार मान में जाएगा, तो क्या बन करके लौटेगा 12, तो 12 में से 8 जा, इसका इकाई 4 होगा, वही आंसर होगा। बोलो तो थोड़ा प्रैक्टिस करो ऐसे। अब इसका आंसर निकाल के नहीं दिखाएंगे, बाकी तुम कर लो, इसको जोड़ लो, इतनी संख्या को इनका गुणा कर दो, इधर ला के घटा देना, आंसर वही आएगा। ठीक है, समझे? क्योंकि अगर हम ऐसे सिखाएंगे तो जरूर तुम लोगों का कुछ सबको ध्यान रहेगा उस पर, है ना भैया? अगला फल देखो, अगला फल लगाओ, बड़ा लग बन रहा है नहीं? ठीक है, कह रहा है फुटकर विक्रेता है और साधारण ब्याज है। ऐसे सवाल बहुत है, आसानी से आ जाते हैं। आंसर बताओ इसका। समय लगा रहे हो? प्रश्न को पूरा कह रहा, एक कोई व्यक्ति है जो बैंक में कुछ जमा किया है, 3 वर्ष सब साधारण ब्याज चला ना, तो पहला काम आओ काउंट कर लेते हैं। 3 वर्षों के लिए अगर 6% दे रहा है, यानी हर वर्ष 6%, तो 3 वर्ष का कितना परसेंट भैया? हाँ, 6 3 30 होता है। समझे बात? पहला वाला ब्याज उसे कितना मिल रहा है, फिर उसके बाद से कह रहा है अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज उसका 9% है। साधारण ब्याज तुम्हें पता है साल बराबर होता है, 1 साल का 9%, तो 3 साल का। फिर तीसरी बात देखो क्या कर रहा है, कितने साल हो चुके? 3 3 6 वर्ष हो चुके उसको। कितने वर्ष तक देना है? करा 9 वर्ष के अंत तक। 9 वर्ष के तो 9 में कर देना यहाँ, तो घोटाला हो जाएगा। कितना वर्ष बचा? मात्र 3 वर्ष और बचा है। तब रिटर्न कितना दे रहा है? 10%। अब कितना हो जाएगा? इसको जोड़ लो, 8 5 15, 3 2 5 1 6 1, यानी ले देकर के कितना रेट चल रहा है? 75% उसे ब्याज मिल रहा है। कितना ब्याज? 75%। और अगर पूछा जाता मिश्र धन कितना मिला, तब क्या कहते हैं? 175। हाँ, तो 75% ब्याज मिल रहा है, और यही या तो 75% का है, 4 रुपए में कहते हैं तो 1650 रुपए कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ रहा है क्या, कितना जमा किया होगा ना, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है? तो 75 बराबर अगर 1650 तो 100 बराबर कितना? तिरछा तिरछा गुणा कर दो। 1650 गुणे, अरे सॉरी 75 लिख रहे हैं, 100 बटा 25 तिहाई, चौके 3 से कट जाएगा क्या? 3 5 15, 3 5 15, यही ना? गुणे 55 चौके 220 शायद की कंफर्म, तो 2200 है ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ऐसे सवाल अक्सर करके जब देता है तो ध्यान देने वाली बात है। बाद में वो कह देता 9 वर्ष के अंत में। ये उन पर भी सवाल बनाए हैं कि अगर कह दे कि एक लड़का है और एक लड़की है, एक पिताजी है उनके, एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है? एक लड़की की उम्र 14 साल है, लड़की की उम्र 12 साल है। उसको कह देगा कि 5% की दर से ब्याज देता है लड़के को, और लड़की को कह देगा 10% की दर से ब्याज देता है। पिताजी पैसा जमा कर दिए, उनके नाम से पैसा आ रहा है, साधारण ब्याज, ठीक है ना? 18 साल तक आएगा पैसा। 18 साल के बाद उनको निकालना होगा, यानी 18 साल तक उनका जब उम्र हो जाएगा तब तक जमा किए हैं। तो लड़कियां की उम्र 12 साल है, तो कितना साल ब्याज पाएगी वो? 6 साल पाएगी। लड़का की उम्र 14 साल है, वो कितना ब्याज पाएगा? दोनों का बेजवा का गुणा करके साल का निकाल लोगे, पता चल जाएगा इतना रुपया ब्याज मिला। अगर इतना बराबर इतना, तो मूलधन 100 बराबर कितना? हाँ? और कभी कभी ऐसे दे देता है कि पूरा रुपया दे देगा, पूछेगा कि बताओ इसका ब्याज कितना होगा, मतलब इसका कितना रुपया होगा, उसका कितना रुपया होगा, तो जो ब्याज आएगा ना उसको उल्टा कर देना। सब बता दे लिख करके कि समझ रहे हो। अब ये बोलते हैं कि एक लड़का है, ठीक है ना? इसको मिला 5%, मान लो कितना मिला है? 5%। और कितने उम्र तक? 18 वर्ष तक, ठीक है? और लड़की की उम्र है कितनी? 14 साल। कितना साल मिलेगा इसे? 4 साल, यानी इसे कितना रेट मिला? 20%। अब एक लड़की है,
ठीक ना। जी उसकी उम्र कितनी साल है? 12 वर्ष तो इसे कितना साल तक ब्याज मिलेगा? 6 हाँ 6 ये ना मिलेगा। जी। और हमें बोला इसको ब्याज कितना मिला है? 4% मान लो ब्याज मिला है, तो 6 चौके 24%, ठीक है ना। जी अगर कह देता कि कुल ब्याज इनका 440 है, कितना है? 440 तो मूलधन कितना था? तो बताइए ना भैया, 20 और 24 44, 44 बराबर 440 440, बोलो। जी तो 1 बराबर 10, 100 बराबर 1000। 1000 हाँ जी यानी मूलधन 1000 रहा होगा। जी अच्छा, कभी कभी सवाल ऐसे ना देकर के ऐसे देता है कि इन दोनों लोगों में जो रुपया बांटा गया है वो टोटल बांटा गया है, कितना रुपया बांट दो भाई? 880 रुपया। कितना रुपया? 880 तो बताओ लड़का कितना पाएगा और लड़की कितना पाएगी? तो जानते क्या करते हैं, तो जो इनका अनुपात होता है P1/P2, ठीक है, उनका ब्याज का उल्टा हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा, अगर P1 लड़का है, P1 कौन है और P2 कौन है, तो इसका ब्याज उल्टा हो जाता है। यानी कितना हो जाएगा? 24/20। इसी अनुपात में लोग रुपया पाएंगे, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन और दर और समय जस्ट बगल में ना। अरे भाई, अगर साधारण ब्याज की बात करा जाए तो PRT/100 ना, तो RT P से गुणा कर रहा ना, इधर आकर के भाग करेगा। P और RT का उल्टा समय नहीं आ रहा है, इसी वजह से, है ना। ये हो जाएगा 4 छक्के 24, 4 25, 6 5 11। तो 11 बराबर 880 तो 1 बराबर 80 तो 1 बराबर अगर रखी तो 6 बराबर 48 480 और 5 बराबर 400 ये रुपया हो गया, ठीक है। तो सवाल ये भी पूछ सकता है, ये तो पूछा सवाल यहाँ से भी बना देता है। तो ध्यान देना है, क्या समय का ध्यान देना है। 18 वर्ष तक जमा होता है ना, 18 वर्ष का ध्यान देना है। और सवाल आया वो फल है, और इतना नहीं, साधारण ब्याज का सवाल है ना, ये मिश्रधन पर भी सवाल बन सकता है। बशर्ते इसमें थोड़ा 4 साल और कितना हो गया, वो 4 और 6 साल हो गया ना, 4 साल 6 साल उसमें ज्यादा हो जाता है थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा कम देता है। चलो कोई बात नहीं, जब वो फॉल आएगा तो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसको फॉर डिटेलिंग में पढ़ाएंगे, ठीक है जी। इस साधारण ब्याज पे जो सवाल बनना था हम उसको बताएं, और ऐसा नहीं कि इतने सवाल बनेगा, ये हम बताएं कि जो परीक्षा में वो आया हुआ सवाल हम उसकी बात कर रहे थे, ठीक है ना। हाँ। अगला देखा जाए। कह रहा देखो ये वाला सवाल बड़ा दिन बाद आया है, ठीक ना, इतना अच्छा सवाल है। कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी को 120 रुपए में 3 किलो चीनी कम खरीद पाता है, जाहिर सी बात है। एक बात बताओ, चीनी के दाम में पहले फालतू समझ लिया जाए, चीनी तुम खरीदने गए, दुकान वाला बोला 20% दाम बढ़ गया, और तुम जितना रुपया लेकर के जाते तो उतना रुपया लेकर के गए थे, तो ये बताओ तुम्हें चीनी कम मिलेगा कि ज्यादा? दबाव बढ़ गया तो चीनी तुम्हें कम ना मिलेगा, वही सॉल्व कर रहा है। यानी इसका एक और उल्टा सॉल्व बन सकता है कि तुम पैसा लेकर के गए दुकान पर, ठीक है, जितना तुम खरीदते थे, कुछ भी खरीदते थे, तब तक वो बोले कि अरे चीनी का दाम घट गया है, तो उतना पैसा तुम्हें चीनी ज्यादा मिलेगा कि कम? दाम कम हुआ तो चीनी ज्यादा मिलेगा। यानी ये 2 सवाल है, इसमें कितने सवाल है? 2। और इस 2 सवाल में 4 सवाल बनाए जाते हैं, कितने? 4। इस 2 में 4 बनाए जाते हैं, सबको देख लिया जाए इत्मीनान से, आराम से, कोई झंझट तो नहीं है ना, कोई भागना नहीं ना, तो देखो आराम से। सबसे पहले हम इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करेंगे। क्या, कौन सा मूल्य भैया? वास्तविक मूल्य, ठीक है ना। जब चीनी के दाम में क्या हो, वृद्धि हो या कमी हो, दोनों तरीके से ध्यान से समझ लेना इस सवाल को, ठीक है ना। हाँ, जिनको आ रहा है वो लगाए, जिनको नहीं आ रहा वो अच्छे से समझ लेना। आंसर आया अभी? एक लोग का आंसर, बाकी लोग का चलो अभी कितना आंसर बता दो। 8। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो जरा, एक वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए वृद्धि हो या कमी हो क्या करते हैं, जरा देखो कितने % की वृद्धि हो रही है। इस सवाल में देखो कितने % की वृद्धि हो रही है? 20%। तो 20/100 में जोड़ दो उसको, यानी 120 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, समझे ना। कहा तो तब तो भैया अगर कमी हुआ होता तब क्या करते हैं, तो 20/80, ठीक है। यानी ये सवाल दोनों को बन सकता था, दोनों को साथ लेके चलना है। कह रहा कितना रुपया? 120 रुपए में 3 किलो चीनी कम खरीद पाता है ना,
तो 120/3 कर दो। ठीक है, जी बस यहां पर क्या कहेगा कि 120 रुपए में 3 किलो चीनी ज्यादा खरीद लेता है, तो भी वही चीज है। कहते तो अंतर कहाँ आ रहा है? आएगा अंतर। ये चीनी का वास्तविक मूल्य ऐसे ही निकलता है, बढ़े हुए मूल्य में और घटे हुए मूल्य में अंतर आएगा। ठीक है, अभी सब देखना। 120 से 120 कट गया, 20/3 आ गया। 20/3 को क्या बोलते हैं हम? 6/2/3 है, 6.6 नहीं, ध्यान देना वो क्या पूछ रहा है। चीनी की बढ़ी कीमत होता है, वास्तविक कीमत अगर बोला होता है, यानी बढ़ा कीमत नहीं, जो मूल था वो मूल कितना था? 20/3 अर्थात 6.67। ये वास्तविक कीमत है, तब जाके तुम्हारा 6.66 या 6.65 सही होता है। और तो वृद्धि वाला पूछ रहा है। यहाँ पर रखते हैं, इसको काटते हैं। 20 चौक 4 12, फिर कितनी बार कर देगा? 10। ई 10। जब ये सवाल चेंज कर देता है कि 20% दाम में कमी हो जाए तो 120 रुपया में 3 किलो चीनी अधिक मिलने लगे, तब उसका आंसर होता है 10 रुपया वास्तविक कीमत उसकी। ये बातें समझ में क्लियर हो ना? कंफ्यूजन तो नहीं चल रहा है? अब आओ देखते हैं बढ़ा हुआ मूल्य। बढ़ा मूल्य ज्ञात करना है, यही ना? बढ़ा हुआ मूल्य 20% की वृद्धि कितनी हो गई है? 120। और ये है कितना? ये तो मूल है, यानी 100 की वैल्यू कितनी है? 20/3। 20/3। ये किन लोगों को समझ में पहले बताओ जी भाई। 100% मूल है, वास्तविक तो 100% अपना, वो कितना है? 20/3 है। 20/3। अब बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 20 वृद्धि हुआ ना, तो 120 ना हुआ, तो 120 की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या करते हो भैया? 3 से 3 से गुणा करते, क्या करते थे? 120 गुणे 20/3, और ये बटे नीचे आ जाएगा तो नीचे ही रह जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 0000 कट जाएगा, 3 चौक के 12, 4 दूना 8, यानी भैया का सही था, यही ना? 8 रुपये। ये 8 रुपये कौन सा मूल्य है? वास्तविक मूल्य कितना है? 20/3। आओ इस पर लगाते हैं। इसका वास्तविक मूल्य कितना है? 10। कब? सवाल में 20% की कमी हो रहा था, 3 किलो चीनी ज्यादा मिला था, तो यही ना? आओ अब इसमें देखते हैं वास्तविक कितना है? 10। परसेंट में 100। वास्तविक 100 होता है, तो 100 बराबर 10 रुपया। 100 बराबर 10। कितने की कमी हो रही है? 20। तो कितना रह गया? 80। हाँ, बहुत बढ़िया। 80 क्या हो जाएगा? 80 गुणे 10/100 कितना आ गया भैया? 8 रुपए प्रति केजी। चारों सवाल समझ में आए। यानी जब इसमें वास्तविक मूल्य वाले में इसमें पूछता है, क्या पूछता है? चीनी का घटा हुआ मूल्य बताओ प्रति केजी, तो कितना हो जाता? 8 रुपए प्रति केजी। ठीक है, हाँ? और इतना नहीं, अगर तुम कुल कितना चीनी खरीद रहे हो? 120 रुपए में ना? कितने रुपए में खरीद रहे हो? 120। आओ चलो खरीदवाते हैं तुम्हें। वास्तविक मूल्य यही है। अगर हमें वास्तविक मूल्य पर मिला होता तो 120 रुपया में 20/3 रुपया 1 केजी का, तो 120 रुपया में कितना केजी मिलेगा? क्या कर दोगे? उससे भाग दे दो, क्या हो जाएगा? 20/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो कितना हो जाएगा? कितने बार में कट जाएगा? 6 18 केजी। यानी अगर वास्तविक मूल्य पर तुम खरीदने जाते 120 रुपया में, तो तुम्हें चीनी कितना मिलता? 18 किलो। कितना मिलता? 18 किलो। लेकिन जब उसका दाम बढ़ गया तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 8 रुपया। तब 120 रुपया में आओ देखते कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 15 मिलेगा ना? जब चीनी के दाम में बढ़ा, अब देखो पहले 18 मिला था वास्तविक पर, अब कितना मिला है? 15, अर्थात 3 किलो कम। तो देखो 45 हुआ कि नहीं प्रश्न? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज यहाँ पर भी करके देख सकते थे। हाँ, एक यहाँ पर आकर के देख लेते हैं। 120 रुपया है तुम्हारे पास जी। वास्तविक पर अगर खरीदे होते तो तुम्हें कितना केजी मिलता? 10 रुपए के हिसाब से 12 केजी मिलता जी। 10 रुपया प्रति केजी दाम है। 120 रुपया लेकर के गए दुकान पर, 10 रुपया प्रति किलो चीनी है और 120 रुपया लेकर के गए तो 12 किलो लेकर के आओगे कि नहीं आओगे? लेकिन बदवा में वो बोला कि घट गया है दाम, तो फिर 120 रुपया लेकर के तुम गए, अब तब तुम कितने रुपए में पा रहे हो? 8 रुपया। तो
8 का जब काटो कितना आएगा? 15 बताओ 12 से 15 मिला 3 प्लस हुआ कि नहीं हुआ? जी वही तो 16 चेंज हो गया था। पूरी बात इस सवाल का समझ में नहीं आया। अभी वाला सवाल तो कंफ्यूजन तो नहीं करेगा ना? बिल्कुल ना, ध्यान देना। अब इसके बाद से भी अगर कंफ्यूजन करो तो नहीं करना चाहिए ना। हाँ, कोई कमी हो तो बताओ और मेहनत किया जाएगा और तरीका खोजा जाएगा, लेकिन समझो, है ना? चलो इसका खात्मा पूरा ना। तो ऐसे कितने सवाल बनाए जाते हैं? 4 सवाल। कितने सवाल? 4 सवाल। वास्तविक मूल्य को निकालने का और तरीका होता है ना? डायरेक्ट निकाल लोगे। और उसके बाद से घटा हुआ मूल्य बड़ा हुआ मूल्य समझा भाई कि कैसे निकालना है? तो हटा दे, मिटा दे। अगला फल लगा। आंसर आ गया है? अरे ये तो फन वाला फॉलो हुआ है ना? हाँ, देखो क्या है ये सवाल? ये सवाल तो प्रसव परिवर्तन पर भी लग जाएगा, ठीक ना? a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 है ना? ये अधिक मूल्य कर रहा है तो इसको प्लस मानोगे, ये कर रहा है छूट दे रहा है तो माइनस मानोगे, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? 60 अधिक कर रहा है प्लस हो गया, 30 कम कर रहा है माइनस हो गया। अब प्लस और माइनस उड़ा 60 गुणे 30 बटा 100 60 में 30 जा 30 अब 30 में से 36 18 जा 12 12 क्या आया? प्लस आया कि माइनस? प्लस 12% का क्या होगा? लाभ कोई दिक्कत? नहीं हाँ, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अंकित मूल्य पर हमेशा क्या मिलता है भैया अपने को? छूट क्या मिलता है? छूट और ये होता क्या? जो अंकित मूल्य पर जब छूट देता है दुकानदार तो वही उसका बेचने वाला मूल्य होता है, यानी सेलिंग प्राइस होता है। और जब तुम कभी अपना लाभ निकालते हो या हानि निकालते हो तो किस मूल्य पर निकालते हो? क्रय मूल्य तो लाभ अगर रहेगा तो प्लस, हानि रहेगा तो क्या कर देना भैया? माइनस बटा। तो क्रय मूल्य पर जो लाभ या हानि होता है वो क्या होता है? वो भी क्रय मूल्य होता है। तो यो भी क्रय मूल्य, यो भी क्रय मूल्य, तो दोनों बराबर होंगे। अब ये सवाल यहाँ से भी आ सकता था। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक ना? इसमें 1 2 3 इन दोनों में से कोई एक है, 4 नाम दिए गए हैं ना? इन 4 में से कोई 3 देगा, चौथा पूछेगा। और सवाल पूछा गया, कोई 3 देगा, चौथा पूछेगा। 4 सवाल तो इसे साफ साफ दिख रहे हैं। अगला फल इसको समझा देते। जो सवाल ये है, ये बताओ 100 से 100 यहाँ पर उड़ जाएगा? हाँ, 100 से 100 तो कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत संशय भी नहीं है। करा है क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया जाए, यानी क्रय अगर 100 हो तो अंकित कितना कर रहा है? 160 होना चाहिए। और कितने का छूट दे रहा है? 30 का। तो 100 में से 30 जाए 70 बराबर। समझ में आया कि नहीं बात? 100 से 100 कट गया। क्रय मूल्य को बोला 100%, क्रय मूल्य हमेशा कम होता है अंकित मूल्य से, ठीक ना? तो क्रय मूल्य 100% तो अंकित मूल्य कितना है? 60% अधिक तो 160। 30% छूट दे रहा है। पूछ रहा है कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अब देख लेंगे, प्लस कर देते हैं। माइनस आएगा तो हानि हो रहा है, प्लस आएगा लाभ। भाई हम प्लस मान लिया, लाभ या हानि में x है, ठीक ना? कुछ काट दिया जाए 16 70। हाँ पहाड़ा पढ़ लो। 16 70 112 बराबर 100 प्लस x। 100 को इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा? 12 बराबर x। बताओ 12% प्लस आया कि नहीं आया? ये ना आया था, ये इसी पर आता है। अब इसको क्यों बताना है जानते हो? यहाँ पर अगर कह दे रहा है कि 60% अधिक अंकित किया गया, 30% छूट देता है ना? अगर वो 60% अधिक अंकित करके छूट और दे करके अगर कह देता लाभ फिर भी कमाता है वो 20%, तब क्या करते? तब ये वाला फार्मूला फेल कर जाता है, ध्यान देना। अंकित मूल्य पर अगर वृद्धि कर रहा है और छूट दे रहा है तब जाकर की लगाना डायरेक्ट वाला। लेकिन अगर अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद फिर कहते उसे लाभ फिर भी हो रहा है, भाई अंकित मूल्य उसमें 60% अधिक कर दिया और कह रहा उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो छूट बताओ कितना है? तब यहीं पर लगाओगे, तब यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। वही कमा करोगे 100 इसको मान लोगे 160 हो जाएगा। करा छूट गया करो ना, तो 100 माइनस 100 करोगे। हाँ, करा 20% का लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 120 120। तो जो आएगा सॉल्व करते हुए, ठीक है? हाँ, किसको सॉल्व करवा दे? नहीं कर लोगे? इसका आंसर है ना?
जी कराई देते हैं थोड़ा देर के लिए, बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए, है ना। तुम लोग सामने हो ना तो तुरंत समझ में आ जाता है। चलो इधर देखो, बोला क्या, कितना परसेंट अधिक अंकित किया है, 60%। तो 160 हो गया। जी छूट पूछ रहा है, यही ना। और लाभ कितना है, 20% का लाभ भी हो रहा है, तो 120 हो गया। जी बस इसको काट लो, 40 दिया है, 120 40 चौके 160 ये कितना हो जाएगा, 400 माइनस 4x बराबर 300 300। जी इधर आएगा 4x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 में से 300 हो जाएगा बराबर 4x, ये ना होगा। जी हाँ, 4 से इसको लपेट दो, कितना हो जाएगा, यानी डिस्काउंट कितने का आ रहा है, 25%। और इसे लगा के देख लो नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो बात समझ में आना। ये दूसरा सवाल हो सकता है। कितने सवाल बता दे इस फार्मूले पर, 4 सिंपल, एक पचवा ये दे रखा है, छठवां जो भी अभी बताया है, इसके बाद फिर बताया अगला सवाल पूछेगा कि अगर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया जाए, न तो लाभ हो न ही हानि हो, तो बताओ छूट कितना है। तो ये भैया, जब न लाभ हो रहा है, न हानि हो रहा है, न लाभ हो रहा है, न हानि हो रहा है, तो इस गधे को 0 कर दो। जब कुछ हो ही नहीं रहा तो 0 ना हो जाएगा, तब उसको भी बताते हैं, ये वाला भी नोट कर लिए ना। हाँ, तब कितना हो जाएगा जरा देख लेते हैं। ये तो 100 होगा, ये कितना हो जाएगा, तो भैया फिर 160 क्या पूछ रहा है, हमको छूट बताओ कब, जब न तो लाभ हो रहा है और न ही, तो ये 0 ना हो गया। कितना हो जाएगा, 160 गुणे 100 माइनस x ना बराबर 100 गुणे 100 100 गुणे 100 मतलब ये ना, 1 0 कट जाएगा, काट लो उसको। 16 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 1600 माइनस 16x बराबर 1000। 1000 पे दर पे तो 1600 पे दर पे तो कितना हो जाएगा, 600 बराबर 16x। अब इसको काट दो, 4 चौके 16, 4 25 हम 100, ये ना, तो 25 छक्के 150 ना, इसको और काट दो, 2 दूना 4 2 तिहाई 25 तिहाई 75 बटा बराबर 75 बटा 2 अर्थात 37.5%। यानी छूट कितना मिल रहा है, 37.5% का। टोटल 7 सवाल है, तो ये तो है ही। अब देखो ये छोटा सवाल है, लेकिन अपने अंदर सवाल कितना भरा पड़ा रखा है ना। अब पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, समझ जाना देखना, बट्टा का फॉल लगाना, सवाल लगेगा, ठीक है ना। डिस्काउंट का सवाल लगाना, सवाल लगेगा। चलो अगला सवाल देखा जाए। हाँ, अगला फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, बस कैलकुलेटिव है वो। देखो क्या करा, त्रिभुज का परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर। परिमाप किसे कहते हैं, एक त्रिभुज होता है, इसकी भुजाएं मान लो ए बी और सी है, शीर्ष ए बी सी है ना। तो परिमाप किसे कहते हैं, तीनों भुजाओं का योग। कितना दे रखा है, 40 करा एक भुजा 11 है, मान लेते हैं सी 11 है, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 11 इधर जाएगा माइनस ना हो जाएगा, तो सी की वैल्यू मान लेते हैं 11 है। हाँ, 11 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 29 कितना हो जाएगा। और कर रहा है तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर, अन्य दो भुजाओं का मतलब सी की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ए और बी, तो इनका अंतर कितना है, कर रहा है। अब इसके बाद से पहले भुजाएं तो याद करना है, अब उसके बाद से क्या करा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। हाँ, तो पहले भुजाएं याद कर लो, यहाँ पर क्या करोगे, पहले जोड़ दो, तो ए और ए 2 है और 29 थी, 32 काटोगे तो ए का वैल्यू कितना मिलेगा, 16 ए का वैल्यू कितना मिल गया, 16 सी का वैल्यू कितना मिला है, 11 तो पहले था ना। अब बी का वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू क्या निकालने के लिए क्या करोगे, तो 16 इस ऑप्शन में रख दो, उधर भेज दो, तभी आंसर आ जाएगा। नहीं तो घटा दो एक बार, अब ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस बार ए से कटेगा, बी भी, और 29 में 3 जा 26, तो 2 भी बराबर 26, तो बी बराबर 13। तो कैलकुलेशन ना होता है। और ए की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी थी, 11। अब आप फार्मूले पर चलते, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, बहुत डिटेल में इसको पढ़ाए हैं, है ना। हाँ, प्रैक्टिस कराते ही फार्मूला क्या होता है, करली में यस यस माइनस यस माइनस यस माइनस, जहाँ पर यस क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इसी को क्या बोलते हो, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। क्या बोलते हो भैया, क्या बोलते हो, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप।
ठीक है जी हाँ। तो अर्ध परिमाप बोलते हो तो जरा बताओ एस का वैल्यू कितना आएगा, तीनों को जोड़ के आधा करो, 6 3 9 1 10 40 आएगा क्या? जी तो यही है, जी उठे में जोड़ रहे हो, परिमाप तो दिया ना जी। हाँ, ऐसे ही होता है कभी कभी। तो 40 का आधा कितना होगा भैया? 20 यानी करणी में 20 गुणे 20 में से पहले को घटाओ कितना आएगा, फिर 20 में से दूसरे को घटाओ कितना आएगा, तो 20 में से तीसरे को घटाओ कितना आएगा, जो निकलने लायक है उसको निकालो, जो नहीं निकलने लायक है मरो उसी में, है ना। तो कौन निकलने लायक है इसमें से? 4 निकलने लायक है ना। अरे भाई 4 गुणे 5 है कि नहीं है ये, तो 4 और 4 निकल जाएगा बाहर, बाकी सब फंसे रह जाएंगे, है ना। हाँ कितना, कौन कौन फंसेगा, 5 7 और अरे 9 भी बाहर निकल जाएगा ना। तो कहे उसको नहीं बाहर निकालो, इसको भी बाहर निकाल दो बेचारे को। 4 से कितना हो जाएगा, 12 12 करणी में 35 है ना ऑप्शन में दूसरा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं हाँ नहीं। अगर इसी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या पूछ देता, क्या पूछ देता? परिवृत्त तो R बराबर फार्मूला लिख लो, ABC बटा 4 डेल्टा होता है। क्या होता है? बटा 4 डेल्टा। अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछता है, यानी यही अंदरवा, ये कोई भी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तब कितना होता है, R बराबर डेल्टा बटे S होता है। अब देखो एक बार, ABC का वैल्यू पता है कि नहीं, जी डेल्टा का वैल्यू पता हो गया कि नहीं, परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो सकता है कि नहीं, छोटा यानी अंतर्वृत्त की त्रिज्या, डेल्टा की वैल्यू पता है कि नहीं, यस का वैल्यू अभी अभी 20 आया है कि नहीं, 22 का वैल्यू 20 आया है ना, तो पता हो सकता है कि नहीं। फार्मूला नोट कर लेना, अर्ध परिमाप का फार्मूला नोट कर लेना, इसका भी नोट कर लेना, ठीक है भैया। सवाल अगली बार पता नहीं क्या पूछ रहे, हाँ अगला सवाल देखा जाए, बोलो जी नोट कर लिया। जी। अब फार्मूला अगर याद भी रहता ना तो लिख लेना चाहिए, तो उससे क्या होगा ना, भूलेगा नहीं, ठीक है। जी हाँ 13 देखो कह पी और क्यू दो स्टेशनों से एक्स और वाई दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः वाई और एक्स पहुंचने पर 5 घंटा 4 घंटा समझो बात को। सुनेगा, दो ट्रेन है, दो क्या है ट्रेन, दोनों ट्रेन कैसी जा रही है, विपरीत जा रही है। मिलने के बाद से, मिलने के जो पी को समय लग रहा है वो इतना दे रखा, भाई मिलेंगे कि नहीं कभी कभी, तो जो एक्स चला है तो ये वाई पर जाएगा, मिलने के बाद से वाई पर जाएगा, और एक क्यू वाला मिलने के बाद से एक्स पर जाएगा। यही सवाल पूछ रहा है कि अगर एक का चाल दे रखा है, दूसरे का पूछ रहा है और समय दे रखा है, तो चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है। फार्मूला है ये, याद कर लेना। देखो उनकी चाल अगर स्पीड 1 बटा स्पीड 2 का होल स्क्वायर बराबर T2 बटा T1। जब भी ऐसा सवाल करेगा, मिलने के बाद उनको इतना समय लग रहा है और उनका चाल, एक का चाल दे रखा दूसरा चाल पूछे, तो यही लगेगा। या दूसरा चाल दे रखा पहला चाल पूछे, या दोनों चाल दे रखा है दूसरा समय दे रखा पहला समय पूछे, या दोनों चाल दे रखा पहला समय दिया और दूसरा पूछे, जो पूछे, ठीक है ना। इसी पर रख दो। अब देखो रख लो जरा, स्पीड 1 कितनी है, 54 जी। स्पीड 2 हमको पता नहीं है, बोलो जी। T2 कितना है, T2 माने दूसरा वाला समय, पहला तो 5 घंटा, दूसरा वाला कितना है 4 घंटे 3 मिनट है। देखो इधर, तो 3 मिनट को घंटे में मतलब तो क्या हो जाएगा, 4 सही 3 बटा 60 जी। मैं 3 मिनट को 3 बटा 60 है ना लिखते हो, तो इसको चेंज कर लो, कितना हो जाएगा 20 बार में, तो 20 चौक 80 80 81 बटा 81 बटा 20 क्या घंटा है, क्या है घंटा। तो कितना हो जाएगा 81 बटा 20, तो बटा 20 माने T1 के बगल ही में आएगा, और T1 कितना है 5 घंटा है, बस सॉल्व कर लो। नहीं समझे क्या है, हाँ भाई 20 बटा यही ना था 81 बटा 20, और 2 इसके बगल में ही आएगा, तो बगल का बगल में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 81 बटा। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट में चला जाएगा, खोलो अंडर रूट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 54 बटा S2 बराबर 9 बटा 9 × 45 9 छक्के 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बराबर S2, है ना। अब ऐसे भी देखो, अगर दूसरे की स्पीड तेज नहीं होती तो समय दूसरा वाला कम लगाया, देख लो, है ना, नहीं दिख रहा है, तो ये फार्मूला लिख लेना, ठीक ना। इस सवाल पर कर लोगे ना।
बातें समझ में आई? अगला सवाल पर चलते हैं। अगर 2 लड़कों की वर्तमान आय 5:7 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु 4:9 हो जाता है, अब से 14 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाएगा? ये ना एक तो इसका बता देना जल्दी में लगाने के लिए। यही सेम सवाल सुनो, यही सेम सवाल ना आय व्यय पर सवाल आ जाता है। यही सेम सवाल कि उनकी आय का अनुपात कितना है, 400 रुपए जमा करने के बाद से उनका अनुपात इतना हो जाता है, ठीक है, उनकी सैलरी इतनी हो जाती है, तो बताओ उनका मूल सैलरी कितना था? सवाल उस पर भी हो जाता है। तो कैसे लगाते जरा देखो। 5:7 दे रखा, मूल है ये जी, बोलो जी। उसके बाद से क्या करा है? 4 वर्ष के बाद क्यों उनका अनुपात कितना हो जाता है? 7:9। कितने साल बाद? 4। दोनों का 4 साल बाद ना। सबसे पहला काम करते तिरछी तिरछा गुणा कर दो इन लोगों को। 9 बचे 45 और क्या आएगा 49 ना। इनका अंतर कितना होगा? 4। वो 4 को नीचे लिख दो, कोई दिक्कत? हाँ, इन दोनों का अंतर देखो कितना है? 2। अगर यहाँ पर अलग अलग सन रहता तो यहाँ पर भी तिरछा तिरछा गुणा करते। माने मान लो ऐसा रहता है 3 साल बाद और 4 साल बाद, तो इसका भी गुणा करते। तो 7 चौके 9 त्रिक, अंतर यहाँ पर लिखते। तो एक आता ना, समझे ना? लेकिन नहीं है ना ऐसा, तो नहीं करेंगे। तो वही हुआ ना, 5 चौके 28, 9 चौके 36, 28 में 36 जा। हाँ, या ऐसे कर लो। 9 और 7 का अंतर 2 चौके 4 दूना 8। ये जो मिला ना वो 1 की वैल्यू है, यानी 1 अनुपात का वैल्यू कितना है? 2। तो 5 का कितना आएगा? 10। 7 का कितना आएगा? 14। लेकिन क्या पूछ रहा है? 14 वर्ष बाद, तो इसमें 14 जोड़ दो, इसमें भी 14 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भैया? 24/28। 6 4 से कट जाएगा ना, 4 6 24, 4 7 28, 6 बातें, ठीक है ना? हाँ, अब बेसिक मेथड से लगाते तब कैसे लगाते जरा देखो। 5 x है, ये करा 4 साल बाद, कर लो। फिर इसको भी करा 4 साल बाद, कितना अनुपात हो जा रहा है? 7:9। इसको साल को लेस की वैल्यू ज्ञान कर लो, तब आ जाएगा तुम्हारा। ये बेसिक मेथड हो गया, यही ना? बाकी तुम्हारी इच्छा, जैसे मर्जी वैसे लगा लो, है ना? जैसे तुम कंफर्टेबल हो। और सवाल है? अच्छा, हाँ, काम समय का फल एक करा। सी डी और ये तीनों मिलकर के किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। सी की कार्य क्षमता डी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, ई की कार्य क्षमता डी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। देखो ऐसे सवाल में सबसे पहले उनकी कार्य क्षमता का अनुपात रखा ना, तो उनकी क्षमता का अनुपात ज्ञात करो पहले। तो कौन कौन है? सी डी और ई, यही ना? अब देखो क्या बोल रहा है, सी की कार्य क्षमता डी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, यानी सी की कार्य क्षमता डी से 2 गुनी है, यानी अगर डी ये 2 है सी, तो डी कितना है? क्लियर? अगला देखो क्या कर रहा है, ई की कार्य क्षमता डी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। ई की कार्य क्षमता डी से कितनी है? यानी ये 3 है। अगर ये 1 रहेगा तो कितना रहेगा? अनुपात कितना आ गया? 2 1 और 3। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो फार्मूला क्या होता है, m1 d1 बराबर, कब जब काम बराबर होता है तो काम को हटा देते हैं, यही ना? तो तीनों लोग मिल करके, तीनों की क्षमता मिल करके कितने दिन में काम कर रही है? यानी 2 1 3 3 6 मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं? किसका पूछ रहा है? ई कितना है? कह रहा कितने दिन में करेगा? 3 चौके 12, 6 चौके 24 दिन में करेगा। कौन? अगर पूछता डी कितने दिन में करेगा तो क्या करते? 6 गुणे 12 बराबर 1 गुणे डी, है ना? 12 छक्के 72। कौन करता है? डी। अगर पूछता 80 कितने दिन में करता तब क्या करते? 6 गुणे 12 बराबर 2 गुणे डी, 2 छक्के 12, 6 छक्के 36 दिन में, है ना? अगर कहता कि जरा बताओ डी और ई मिल करके कितने दिन में करते तब कितना होता है? 6 गुणे 12 बराबर 3 1 गुणे 4 3 12 6 3 समझे? सवाल कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये नहीं इतना देगा, इससे बढ़ा भी सकता है सवाल। ये सभी का दिना है ना? डी का कितना है? ये डी कितने दिन में कर रहा है? ई कितने डी है ये, सॉरी ई कितने दिन में कर रहा है? डी कितने दिन में कर रहा है? और सी कितने दिन में कर रहा है? सवाल ये भी पूछ सकता है
कि यदि सी और डी 2 दिन कार्य करके छोड़ दें, तब बताओ उस पूरे काम को ई कितने दिन में कर देगा। इसके आगे सवाल बना देगा। तो क्या कर दोगे, पहले भी लोगों को लिखोगे। कितना हो गया ये, थोड़ा करा इधर, यहाँ पर थोड़ा समझ जाओगे तुम। सी कितना है, सी है ना, सी है ना भाई, सी यही तो था। 36 दिन में कर रहा है। डी कितने दिन में कर रहा है, 72 दिन में। ई कितने दिन में कर रहा है, 24। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका क्षमता, इसका क्षमता, इसका क्षमता, ठीक ना। क्या बोले सवाल कि सी, ये सी है, ये डी है और ये ई है। करा सी डी कितने दिन में, कितना दिन काम करके छोड़ दे, 4 मान लो, 4 दिन काम करके छोड़ दे। तो एक सी एक दिन कितना काम कर रहा है, 2। डी कितना कर रहा है, 2 एक दिन में कितना काम करना दोनों लोग मिलके, तो 4 दिन में कितना, 12 काम। हटा दो, कितना बचा तब। अब कौन करेगा, बटा 3। इसको कितना बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। सवाल उसके आगे बना सकता है। अब बाकी तो जो सवाल बताएंगे तो बताइएगा, ठीक है। हाँ बस अभी लास्ट सवाल दे देते तुम लोगों के लिए। ये सवाल लगा करके तुम लोग इसका आंसर बता देना, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या। उम्मीद है सब चीजें समझ में आया होगा और आप लोगों को भी आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।